नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। अगले साल फरवरी में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हर सियासी पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। सूबे में भले ही मौसम बारिश का हो, जनता लगातार बारिश से परेशान भी हो रही हो, लेकिन सियासी पार्टियों के वादों की बरसात है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी सूबे के किसानों को इन दिनों मनाने में लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज किए गए सभी 800 केसेस को वापस लेने का ऐलान किया है। धान खरीदी के लिए भी सरकार ने नया रेट तय कर दिया है। तो फिर वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी प्रदेश के युवाओं और किसानों के लिए सपा के वादों का पिटारा खोल दिया है। बात आम आदमी पार्टी की भी करें तो पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी लोगों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब चुनावों से पहले सियासी पार्टियों के ये चुनावी वादे जनता को रिझाने के लिए काफी हैं, लेकिन जनता किस पार्टी को सिंहासन पर बैठाती है ये नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन चुनावों से पहले देश के सबसे बड़े सूबों में वादों की बरसात से साफ जाहिर होने लगा है कि आने वाले दिनों में जनता को और सियासी वादों की झलक देखने को मिल सकती है। तो चुनावी साल है और सभी पार्टियां चुनावी वादों के साथ अब जनता को रिझाने में लगी हुई हैं। ऐसे में क्या कुछ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से वादों के तौर पर कहा गया, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी होगा। खाली ये नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए बिजली फ्री और बकाया बिल माफ नहीं है। खाली 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार इसके पास। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। यही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को आपने सुना कि किस तरीके से जो वादे हैं वो भी जनता के साथ किए गए और हमलावर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी हैं। खासतौर से अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अभी प्रदेश के अंदर 90% युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। किसानों की स्थिति का भी उन्होंने हवाला दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद नौजवान और किसान दोनों की जो भलाई है वो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हो सकती है और इसलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर इस बार नौजवान और किसान दोनों अपना भरोसा जताएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री बिजली देने की बात कही गई, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात की गई, पुराने बिजली बिल बकाया उनको माफ करने की बात की गई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे हम बिजली की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करेंगे और आम आदमी पार्टी ये करके दिखाएगी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कुल मिलाकर के अब चुनाव हैं और चुनावी साल में आप देखते हैं किस तरीके की जो बातें हैं या जो वादे हैं वो किए जाते हैं। घोषणा पत्र के अंदर भी इन बड़ी बातों का जिक्र होता है, लेकिन जनता से ये जो वादे किए जा रहे हैं अब जनता इस पर भरोसा कितना करती है और क्या इन वादों के सहारे जनता को रिझा पाने में ये पॉलिटिकल पार्टियां कामयाब होंगी, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि वादों के बीच में बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो काम करते हैं और उसके बाद जनता किस करवट जाती है या फिर जनता किस मूड में वोट करती है ये विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते धीरे धीरे स्पष्ट होगा और अंतिम निर्णय तो जनता को ही करना है और इसलिए चुनावों के रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा कि इन वायदों पर दरअसल जनता ने कितना भरोसा जताया है और कितना इन पॉलिटिकल पार्टियों के इन वादों पर जनता भरोसा कर रही है। चाहे सत्ताधारी पार्टी अपने किए गए कामों को गिनवा रही हो या भविष्य में अब उसकी क्या योजनाएं हैं उसको बता रही हो, समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है इसलिए सरकार की नाकामियों को बताते हुए सत्ता में आने के बाद वो क्या करेंगे इन वादों के साथ एक बार फिर से जनता के बीच में जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी ने भी इस बार चूंकि सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है इसलिए आम आदमी पार्टी भी अपने चुनावी एजेंडे के साथ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इन वादों के साथ जनता के बीच में जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी भी कमोबेश इन्हीं बातों का जिक्र करती रही और कांग्रेस पार्टी भी इस बार विधानसभा का चुनाव अपने ही दम पर लड़ने की बात कह रही है। बहुजन समाज पार्टी भी इसी लाइन पर चलती हुई अपने दम पर चुनाव को लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियां वादे तो कर रही हैं लेकिन जनता इन वायदों पर भरोसा कैसे करेगी ये सवाल अपने आप में बड़ा है।
तो अब विधानसभा चुनावों के नजदीक आते आते चुनावी पार्टियों ने अपने एजेंडे को भी साफ करना शुरू कर दिया है। जनता को वो क्या दे सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं, इन वायदों के साथ अब वो जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता इन वायदों पर भरोसा कितना करती है, इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज इस पर हम चर्चा जरूर करते हैं। आज 3 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अविनाश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के। अविनाश कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओंकार नाथ सिंह जी, आपका भी स्वागत। और आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो फ्री बिजली देने की बात की गई या 24 घंटे वो बिजली की आपूर्ति करेंगे, ये जो वायदे किए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, जनता अब वादों को नहीं, इरादों को देख रही है। वो दौर था जब सियासी दल वादे करते थे और जनता को लगातार छलते रहे। लेकिन जनता अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, इसलिए वादों नहीं, इरादों को देख रहे। एक बड़ा अच्छा शेर है कि सिर्फ बातों से जख्मों का रफू चाहते हो, ये सियासत है तो फिर क्या कहें नादानी को। तो ये जो दल हैं, इन्होंने वादे किए जनता से, लेकिन जब आए तो इरादे इनके क्या थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। समाजवाद का नाम लेकर सत्ता में आए और किस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाने लगे, समाजवाद के नाम पर आए और समाजघात करने लगे, दंगे कराने लगे, गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाने लगे, घोटाले करने लगे, एक जातिवाद फैलाने लगे, सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति को बढ़ाने लगे। ये जनता ने देखा। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को भी जनता ने देखा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर सत्ता में आने के बाद किस तरह से नारा बदल के परिजन हिताय और परिजन सुखाय हो जाता है, दलित की बेटी दौलत की बेटी हो जाती है। तो इसको भी जनता ने देखा है। आम आदमी पार्टी के लोग भी इस समय उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, 4.5 साल तक इनका पता नहीं चला। ये वो लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बना दो, राम मंदिर की क्या जरूरत है। अब भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। और हैरत की बात ये देखिए, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं और लिस्ट जब जारी कर रहे हैं तो उसमें अयोध्या का नाम फैजाबाद लिख रहे हैं। कल उम्मीदवारों की सूची आई है, उसमें अयोध्या नहीं लिखा है, फैजाबाद लिखा है। तो इनकी जनता को, इनकी मंशा को जनता अच्छी तरह से पहचानती है। जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री बिजली का वादा किया। आज दिल्ली के लोगों से पता करिए कि किस तरह बड़े चढ़े बिल उनके घरों में आ रहे हैं। ना एक भी नया अस्पताल बनाया, ना एक भी नई सड़क बनाई, ना एक भी नया फ्लाईओवर बनाया। फ्री पानी का वादा किया। दिल्ली में 5 सालों से दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है, करीब 60,000 करोड़ का उसमें घपला हुआ है। एक भी नई बस डीटीसी में नहीं खरीदी गई है। जिस समय दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, दिल्ली में मौजपुर के दंगों को अंजाम दिया गया। किस तरह से रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी की सुविधा दिल्ली सरकार ने मुहैया कराई और फ्री राशन दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको खाली कराया है। किस तरह से इन्होंने मुअज्जिनों के और मौलवियों की तनख्वाह को 10 से बढ़ाकर 18,000 और 9 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दी। वहां पुजारियों और ग्रंथियों की इनको याद नहीं आई। तो इनके वादों को, इनके इरादों को, दोनों को जनता देख रही है। भाजपा को भी जनता देख रही है। हमने कहा 370 खत्म करेंगे, खत्म करके दिखाया। हमने कहा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देंगे, हमने दिया। नीट में हमने ओबीसी को आरक्षण दिया। इसके अलावा हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके दिखाया कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों, कुछ राष्ट्रीय वादों को भी आपने साथ में गिना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो वादे किए थे उसको आपने कितना पूरा किया है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं अविनाश कुशवाहा जी का रुख कर लेता हूं। अविनाश कुशवाहा जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप लोग तो जब सत्ता में रहे तो याद आई नहीं, अब चुनावी वादे करते रहिए, जनता इस पर कोई भरोसा करने नहीं वाली, बीजेपी के कामकाज को जनता देख रही है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए
बड़ी संख्या में जनता ने अपना भरोसा दिखा दिया समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी की जो विनाश और विघटनकारी नीतियां हैं इनके खिलाफ जो जनादेश दिया, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से दहशत में हैं और इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि पहले अपने चुनावी वादे की बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे विपक्ष पूछता है सवाल, जो विपक्ष सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भांति पूछ रहे हैं। पहले इन्हें बताना चाहिए कि जो इनके चुनावी वादे थे उस पर क्या हुआ। इन्होंने बिजली के क्षेत्र में घोषणाएं करी थी कि पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपए प्रति रुपए की दर से देंगे, लेकिन इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया कि बिजली के दाम 2 गुने और 3 गुने कर दिए। इन्होंने वादा किया था 2 साल, हर साल 2 करोड़ रोजगार का, कितने बेरोजगार कर दिए सबको। इन्होंने उल्टा रोजगार छीन लिया। रसोई गैस के दाम की बढ़ोतरी आप देख लीजिए, 350 का सिलेंडर 1000 में कर दिया। डीजल और पेट्रोल सस्ता करने की बात किया था, डीजल और पेट्रोल 2 गुना से ज्यादा का चला गया। तो ये जो खुद के वादे थे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। और अब विपक्ष की बात, मुझे लगता है आने वाले 2022 के चुनाव की घबराहट है कि अपने आप को विपक्ष के रूप में देख रहे हैं। आप सत्ता में हैं, देश में जो वादा किया था उसको आपने कितना निभाया, प्रदेश में जो वादा किया था उसको आपने कितना निभाया। आज हर तरफ अराजकता का माहौल है। अभी बात हो रही थी सबका साथ और सबका विकास का वादा करने वाले लोगों ने सबका नाश और सबका विनाश कर डाला। भयंकर भयंकर जातिवाद इस वक्त चरम पे है और भयंकर गुंडाराज चरम पर है। महंगाई और बेरोजगारी भयंकर है। एक भी वादे, चाहे नौकरी के क्षेत्र में जो कहे गए थे युवाओं से, वो भी नहीं पूरा किया। बेरोजगारी के और रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराए। आप ये देख सकते हैं, मैं कह सकता हूं, कहा गया था कि सभी बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई एक लैपटॉप आप अपने 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, आप बताएं किस बच्चे को आप उत्तर प्रदेश में दिए? पहले ये सवाल आप बताएं। ठीक है, उसका जवाब भी मैं ले लूंगा, लेकिन इस बीच आकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत स्वागत आकाश जी आपका भी। लेकिन उससे पहले ओंकारनाथ सिंह जी आपके पास आता हूं, क्योंकि चुनावी मौसम है, सभी पार्टियां अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आकलन कैसे करते हैं और कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ में और जनता को वो क्या डिलीवर करेगी, ये भी मैं आज आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि बताएं आप। देखिए, जितनी बड़ी पार्टियां होती हैं उनका इलेक्शन के समय में एक इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार होता है। उसके लिए हम शहर शहर जा रहे हैं और वहाँ के सभी वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब उसके अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, और वहाँ पर जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, टीचर है, व्यापारी है, हम वहाँ की समस्याओं को लेते हुए इलेक्शन मैनिफेस्टो अपना डिक्लेयर करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। साथ ही सरकार का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले किसान सम्मेलन करने जा रही है भाजपा सरकार, तो मैं जरा उसी पर प्रकाश डाल दूं थोड़ा सा। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अपनी पीठ थपथपाई कि इस बार उन्होंने रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की है। 56 लाख मीट्रिक टन उन्होंने गेहूं खरीदा। बहुत अच्छी बात है साहब, आज तक कभी नहीं खरीदा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पैदावार कितनी हुई? 2020 में जो बुआई हुई है वो 84 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई हुई और 378 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ। 378 लाख मीट्रिक टन में अगर 56 लाख टन आपने खरीद लिया तो कौन सी वाहवाही कर दी? 11% आपने खरीदा, बाकी जो 91-92% गेहूं हमारा बाजार में खरीदा गया, उसकी आपने क्या जांच पड़ताल की? कितने में खरीदा जा रहा है, वो किसान को कितना मिल रहा है? उसके अंदर छोटा सा पंजाब राज्य है जहां 178 मीट्रिक टन की पैदावार हुई और 132 मीट्रिक टन जो है वहां पर खरीदारी हुई है, और हम इतने बड़े राज्य के मालिक हैं और हम कुल 56 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये तीर मार लिया। साहब, पिछली सरकारों ने क्या किया हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप कैसे 378 लाख मीट्रिक टन में 300 लाख मीट्रिक टन या 325 लाख मीट्रिक टन की खरीद करेंगे? इसकी रूपरेखा क्यों नहीं बताते हैं किसान को, ताकि किसान जो है अपना सरकारी खरीद जो है पूरे पैसे प्राप्त करे। अब आप तो दे देते हैं पैसे मंडी में, लेकिन जो 90% गेहूं है उसमें जो बिक रहा है, मान लीजिए 50% अगर बिक रहा हो, 50% अपने खाने के लिए उन्होंने रख लिया है, तो उसमें भी कितना कम उनको मिलता है। कहीं 1400 मिल रहा है, कहीं 1500 मिल रहा है, कहीं 1600 मिल रहा है। तो आप बताइए इसकी भरपाई कहाँ से पूरी होगी?
लागत की स्थिति ये है, दिन पे दिन किसान की लागत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, गेहूं जो है 1 एकड़ में 3,000 रुपया खर्च हो जाता है, और जो चावल है, धान, वो 4293 रुपया खर्च हो जाता है, और हमें मिलता क्या है अच्छा? और इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो आप देखिए किस तरह से ये बढ़ा रहे हैं। 362 रुपया इनकी 16-17 में थी गेहूं की, आज 753 रुपया हो गई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जो ये गेहूं खरीदते हैं और खरीद के जो जमा करते हैं अपने यहाँ गोदाम में और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसका खर्च बता रहा हूँ आपको। ये 753 रुपया 1 क्विंटल पर है, और 432 रुपया 16-17 में था चावल पे, जो अब 1018 रुपया हो गया। अपना खर्च तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसान का खर्च पे कभी 40 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 25 रुपए ये बढ़ाते हैं। तो आप ये बताइए, जो ये सिस्टम बना रहे हैं ये कैसे पूरा होगा और किस तरह से पूरा होगा? ठीक है। दूसरी चीज, कई बार इन्होंने ये कहा है, देखिए स्कूल कोरोना में बंद था, मजबूरी थी, सरकार की मजबूरी थी, हम लोग की मजबूरी थी, नहीं जा सकते थे। लेकिन जो बच्चे गांव में हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, 15 महीने के ऊपर हो गया है, सरकार ने उनको पढ़ाने की क्या व्यवस्था की? 15 महीने से वो बच्चे बिना पढ़े लिखे हो गए। मिड डे मील जो घर में स्कूल में मिलता था वो आपने घरों में भेज दिया, वो घर में उस बच्चे को मिलता है कि नहीं मिलता, भगवान जाने। आप ये बताइए, जो बच्चे हमारे 1.5 साल से शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, वो कैसे आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं नहीं करता, आप बोलिए उसके अंदर, दुनिया जानती है क्या। लेकिन जो व्यक्ति चीजें हैं, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। क्यों बना हुआ है भाई? चलिए आपने क्या ओंकार जी, मुझे लग रहा है शायद स्पीकर ऑन है आपका, अगर आप स्पीकर को थोड़ा सा ऑफ कर लें तो इको ना हो। एक आप देखिए, अरे आजी, चलिए ओंकार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, तो उससे पहले मैं आकाश जी का रुख कर लेता हूं। आकाश जी, आपका रिएक्शन मैं ये जरूर इस पर चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप बिजली पानी ये सब फ्री देने वाले हैं और खासतौर से बिजली पर आपका विशेष फोकस रहने वाला है, लेकिन उस पर यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं उनका रिएक्शन ये है, भारतीय जनता पार्टी समेत ये, कि 4.5 साल तक तो आपको उत्तर प्रदेश की याद आई नहीं, आप चुनाव में जाना है तो इसलिए वादे करते रहिए, जनता इस पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। आकाश मिश्रा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं, ये लोकतंत्र है और कोई भी राजनीतिक दल जनता की ठेकेदारी नहीं ले सकती। चुनाव में जनता खुद बता देती है कि वो किसको पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती। इसके अलावा आपने सही कहा, बिजली का बिल, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि आरटीआई के हवाले से खुलासा हुआ था कि 38 लाख लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनके पास अनाप बिजली का बिल पहुंचा है। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है। अभी रिसेंटली अलीगढ़ की एक बच्ची ने आत्महत्या किया और बिजली विभाग को लेटर लिखा कि मेरे पिताजी अपराधी नहीं। तो जैसा मनीष पद्धति ने कहा, कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम 24 घंटे बिजली देंगे और 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री देंगे। इसके अलावा किसानों की खेती में जितना बिजली बिल इस्तेमाल होगी वो टोटल फ्री होगी। क्योंकि एक मानना और भी है, कहना भी है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो पढ़े लिखे आईआईटीएन है, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं, वो किसी मंदिर कमेटी या मस्जिद के मौलाना नहीं रहे हैं। उनको देश और उत्तर प्रदेश की स्थिति चलाना शायद काफी लोगों से बेटर तरीके से आता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, इनका काम है कि अपने इसके अलावा मैं एक बात और पिन पॉइंट करके कहना चाहूंगा, किसान बिल की लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किसान की बात करी, तो मैं सिर्फ तीनों बिल में से एक बिल की बात ये करना चाह रहा हूँ, आखिरी बिल जो है, क्योंकि वो आम जनता से भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड ऐसे है कि पहले आपको याद होगा कि जब कोई चीज महंगी होती थी तो छापेमारी होती थी कि किसके पास असीमित भंडारण है। अब इस सरकार ने क्या किया है, कानून लाकर असीमित भंडारण को बंद कर दिया है। इसके साथ एक बात और देता हूँ, पूरे भारत सरकार के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.5 लाख मीट्रिक टन की है, जबकि अडानी अकेले के पास 17 लाख मीट्रिक टन की है। तो उसके आने वाले समय में होने क्या होता है कि अगर आलू होगी पूरे देश का आलू अडानी खरीदेंगे और उसके बाद अडानी आलू का रेट डिसाइड करेंगे। ये पार्टी देश को बेवकूफ बनाने वाली है। इन्होंने कहा गुंडाराज, भ्रष्टाचार, महंगाई सबके सामने है। महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ गई है। गुंडाराज
क्राइम रिपोर्ट डेटा है वो उठाकर देख लीजिए। और भ्रष्टाचार किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, जो काम 5% पे होता था, 6% पे होता था, आज वही काम 10% पे हो रहा है, 15% पे हो रहा है। तो इनकी करनी में पूरी तरीके से अंतर है। ठीक है, चलिए आकाश जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या भी है, आपकी ऑडियो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया इनकी कथनी और करनी में अंतर है और कई आरोप आपने लगाए हैं। ठीक है, आनंद जी से मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, ठीक है, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है आकाश जी, आकाश जी आपकी ऑडियो एक बार थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस है आकाश जी। ठीक है, चलिए, लेकिन आपकी बातों का लफ्ज़ आप समझ में आ गया कि इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, जनता को ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आकाश जी, थोड़ा सा आराम से बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर आएगी, वैसे भी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आनंद जी, ठीक है, आनंद जी, कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी के जो आरोप है मैं चाह रहा हूं उसका भी जवाब दें, और आम आदमी पार्टी भी कमोबेश वही बात कह रही है कि जो वादे आपने किए, पहले आप ये बताएं कि आपने उनमें से डिलीवर क्या किया है। नहीं, देखिए, अब मैंने नोट किया है, समाजवादी पार्टी ने बिजली की बात उठाई। बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय 5 से 6 घंटे गांवों में आती थी, घोषित रूप से 8 घंटे की कटौती थी। कुछ जिले वीआईपी घोषित किए गए थे जहां 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन बाकी शहरों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। इस समय की स्थिति है कि गांवों में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति लगातार चल रही है और जनता इस बात को महसूस कर रही है। और आप भी अगर उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आप भी इस बात को महसूस करेंगे। नौकरी की जहां तक बात रही, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2,05,000 नौकरी 5 साल में दी थी सरकारी। हम 4.25 लाख सरकारी दे चुके हैं, 3 लाख संविदा पे दे चुके हैं और विभिन्न माध्यमों से एमएसएमई से लेकर और तमाम स्टार्टअप के माध्यम से 2.5 करोड़ रोजगार जो है युवाओं को दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पंचायत चुनाव की बात की, पंचायत चुनाव में बिना सिंबल के लड़ा गया था और भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्लॉक प्रमुख भी सबसे ज्यादा हमारे चुने गए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे सबसे ज्यादा चुने गए हैं। इन्होंने एक बात की, जातिवाद की स्थिति ये रही इनके सरकार में कि 7-8 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ एक जाति के होते थे, 63% बीएसए एक जाति के होते थे, 60 से 62 जो है जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जो है एक जाति के होते थे। नौकरियों में एक जाति के 56 एसडीएम बना दिए जाते थे। ये तो इनका जातिवाद रहा। लैपटॉप की बात की, इन्होंने लैपटॉप में घोटाला जो किया था, 14,81,000 लैपटॉप खरीदे और बटे सिर्फ 6,11,000। बाकी लैपटॉप कहां चले गए ये बता दीजिए। रिवर फ्रंट घोटाला 513 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, 437 करोड़ रुपए खर्च हो गए और सिर्फ काम हुआ 60%। किस तरह से यादव सिंह जैसे घोटालेबाज को बचाने के लिए इन लोगों ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में अपील की। किस तरह से रेप के आरोपी और भ्रष्टाचारी गायत्री प्रजापति को ये लोग बचाते रहे, किस तरह से आजम खान जैसे भ्रष्टाचारी को ये लोग संरक्षण देते रहे। तो ये तो समाजवादी पार्टी का चाल चलन चरित्र है। अब मैं जरा कांग्रेस पार्टी पे आता हूं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की बात की और कहा पंजाब की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि किसान, अभी पंजाब के ही एक विधायक राजकुमार विरिक ने क्या कहा है कि किसान, वीडियो वायरल हुआ है, टाइम्स नाउ से लेकर तमाम चैनलों ने इसको चलाया है कि किस तरह से कांग्रेस के और विपक्ष के लोग किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये हम सबकी साजिश है और ये साजिश होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान को जेल भेजने का प्रावधान है। ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि इन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया, आज ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 2014, 2019 और उसके पहले के घोषणा पत्रों में लगातार एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात की है, किसानों को फसल बेचने की आजादी देने की बात की है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। चलिए, इनकी कमियां तो आनंद जी आपने चलिए बता दी, लेकिन मुझे बताइए कि आपने जो वादा किया था किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, उस पर क्या किया आपने उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, किसानों की जहां तक बात है, गन्ना मूल्य पर भी आइएगा, 450 कहा था, कितना बढ़ाया आपने? बिल्कुल, गन्ना मूल्य की भी बताएंगे हम आपको। देखिए, 2012 से 17 में प्रतिवर्ष जो धान का उत्पादन था 139 लाख मीट्रिक टन था और 4.5 वर्षों में बढ़ के ये 163 लाख मीट्रिक टन हुआ है। और 2012 से 17 के बीच में धान की खरीदी 123 लाख मीट्रिक टन हुई है और हमने 4 वर्षों में 214 लाख मीट्रिक टन खरीदा है। यानी इनसे जस्ट दूना, जितना 10 बरस में खरीदा है हमने 5 बरस में उससे ज्यादा खरीदा है। गेहूं की भी यही स्थिति है। गेहूं
2012 से 17 तक गेहूं 94 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था। 4.5 वर्षों में हमने 209 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। 2012 से 17 तक 95,512 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ था। हमने 1,43,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है और अति शीघ्र गन्ने पर एफआरपी भी बढ़ने जा रही है, एसएपी भी बढ़ने जा रही है। इसके अलावा देखिए, आप हैं, मैं आपकी सैलरी, आप न्यूज चैनल में काम करते हैं, मैं आपकी सैलरी 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दूं और आपको 1 साल तक सैलरी न दूं, आपका परिवार कैसे जीवन यापन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता थी कि किस तरह से जो चीनी मिलें बंद हुई हैं उनको चालू किया जाए, गन्ना किसानों के भुगतान को नियमित किया जाए और हमने इसमें सफलता पाई है। बहुत कम मात्रा बची हुई है जिसको अतिशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। तो हमने जो भी वादी किए किसानों के साथ, हमने रिकॉर्ड खरीद की, हमने उनको एमएसपी देने का काम किया। चलिए अब मैं इस पर जवाब लेता हूं अविनाश जी से। अविनाश जी से, ठीक है, अब आपने बता दिया, ठीक है अविनाश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चतुराई से असल मुद्दे से भटक करके फर्जी बात, झूठी बात, ये बहुत माहिर आदमी है, इनका काम ही यही है। अभी मैं सारी बातों को इनके नोट कर रहा था और एक एक सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगा। अभी एक सवाल आया कि 56 एसडीएम एक ही जात के, तो 5 आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार प्रदेश में, वो लिस्ट पहले दिखा दीजिए मीडिया में, नेट पे भी खोज लीजिए, कहीं नहीं मिले। कोई 56 एसडीएम एक ही जात के कभी नहीं हुए। ये एक फर्जी केवल चुनावी प्रोपेगेंडा रचा था भारतीय जनता पार्टी ने और आज तक वो लिस्ट मांगी जा रही है। तो इनका कोई भी न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न मंत्री, किसी की हैसियत नहीं कि 56 वो लिस्ट हमें दिखा सके या पब्लिक के सामने ला सके। दूसरी बात, जिला पंचायत में इन्होंने कहा कि जनता ने इनको बहुमत दिया और ये जिला ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बने। किस तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष और प्रमुख बने आपने देखा, कहीं पर्चे फाड़ दिए गए, कहीं महिलाओं की साड़ी खींच दी गई। नंगा नाच गुंडागर्दी का उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, परिवारवाद, इतना बड़ा परिवारवाद, सीधे सीधे जयशाह और अमित शाह को आप देख लीजिए। जयशाह में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आपने क्रिकेट चयन बोर्ड में उनको रखा है सचिव बना के बीसीसीआई में? ऐसी कौन सी बात है? न जाने कितने उदाहरण हैं राजनाथ सिंह जी के, उनके बेटे के, वसुंधरा राजे के, सिंधिया जी के, तमाम नाम मैं गिना दूं आपको, जहां भारतीय जनता पार्टी में, अरे आप बात सुन लीजिए, सुनने की हैसियत रखिए, सुनने की हैसियत रखिए। आप लोग 4-5 महीने की सरकार बची है, सुन लीजिए, पहले धैर्य रखिए। अगर धैर्य नहीं है तो केवल ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। अगर सच बोल सकते हैं तो, सच सुनना चाहते हैं तो सच्चाई सुनने की हैसियत रखिए। आपकी हैसियत नहीं, सच्चाई सुन सके आप, जैसी बात आप लोग चरम पे कर रहे हैं, आप शांति से सुन नहीं सकते। ये आपकी बौखलाहट बता रही है, ये आपकी बौखलाहट बता रही है। ठीक है आनंद जी, देखिए आनंद जी, किसी की जनता, आनंद जी आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो बात सबको पता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो उस पर काउंटर आएगा। जैसे आनंद जी प्लीज, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, आनंद जी ऐसे नहीं, एक एक करके बोलने दीजिए, सबको बोलने। आनंद जी, किसमें कार्रवाई हुई? क्या कई लोग मर गए लेकिन कुछ नहीं पता चला? इतना भयंकर भ्रष्टाचार। गंगा मैया के नाम पे आप लोगों ने पैसा खाया है, गंगा की सफाई नहीं हुई। अभी पूरे देश और प्रदेश में देखा है अयोध्या में किस तरह से राम जन्मभूमि के जो मंदिर को ट्रस्ट के नाम पर, जमीन के नाम पे आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा खा लिया, घोटाला कर दिया। इतने बड़े घोटाले, बात शर्म आनी चाहिए, राम के नाम पर पैसा खा गए आप लोगों ने इतना पैसा। चंदा चोर है आप लोग, चंदा चोर। अरे कुछ तो शर्म करिए, जनता को लूट रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए। बात सुन लीजिए पहले, बात, चंदा चोर है आप लोग, चंदा चोर। अरे बात तो सुन लीजिए आप लोग। अरे आप सरकार में है कि विपक्ष में, समझ में नहीं आ रहा, जो वादे करते हैं आप लोग निभाते नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में शहरों में हाल है, 24 घंटा बिजली कहीं नहीं मिल रही। मैं भी शहर में रहता हूं, 24 घंटे में 14 बार से ज्यादा बिजली कट जा रही है। ये जनता जान रही है। जब आप अपने इसी दफ्तर से बाहर निकलेंगे तब जनता जान बता देगी आपको कि कितनी बिजली मिल रही है। 3 गुना ज्यादा दाम बढ़ा दिया आप लोगों ने, 3 गुना बिजली का दाम बढ़ा दिया। एक कल कारखाने आप लोगों ने बिजली के नहीं लगाए हैं। एक कारखाने लगाए हो तो बताइए, कोई एक कारखाना बताइए बिजली के क्षेत्र में जो आपने लगाया हो। हम लोगों ने लगाया था। चलिए ठीक है, आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा चुनावी वायदों की हो रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है और अब सभी पार्टियां पूरी तरह से अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही हैं और जनता को किन मुद्दों के आधार पर कन्विंस किया जाए, इसलिए अब ये चुनावी सौगातों का भी जिक्र होना शुरू हो गया है। सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती हुई जनता को ये बता रही हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है तो फिर वो जनता को लाभ किस तरीके से देंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जो वादे किए जा रहे हैं उस पर जनता भरोसा कितना करती है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जो बात अभी यहाँ पर आनंद दुबे जी की तरफ से कही गई, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर के, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। हमारे मित्र जो हैं बात को भटकाने में बहुत निपुण हैं, उसके लिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने पैदावार की बात की, इन्होंने आंदोलन की बात शुरू कर दी। उस आंदोलन से पैदावार से क्या मतलब हो भाई? पैदावार तो 132 लाख मैट्रिक टन उन्होंने खरीदा ना। अच्छा छोड़िए, आपको पंजाब से नाराजगी है मान लिया, मध्य प्रदेश आप ही की सरकार है, 127 लाख मैट्रिक टन उन्होंने खरीदा, दूसरे नंबर प्रदेश में है इस समय। हरियाणा में आपकी ही सरकार है, 84 लाख मैट्रिक टन गेहूं उन्होंने खरीद की, तीसरे नंबर पे है। हम क्यों चौथे नंबर पे हैं मित्र? हमारे 378 लाख मैट्रिक टन को क्यों 56 लाख खरीद के पीछे थपथपाई जा रही है कि पीछे तो 10 में 2 मिला था, हम 10 में 6 ले आए, तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप वो 4 साल में आपने वो क्यों नहीं ऐसी योजना बनाई जिसमें कि आप भी 350 साढ़े 300 लाख मैट्रिक टन खरीद सके। सबसे बड़ी चीज, गांव में छुट्टा पशुओं की समस्या अभी तक बनी हुई है, आपने उसका कोई निदान किया? एक भी गांव में अगर आपने निदान किया हो कि क्या आपने किया है बता दीजिए। आपने इतनी गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन उन गौशालाओं की वजह से कोई छुट्टा जानवर कहीं बच पाए? सब घूम रहे हैं, गांव वाले परेशान हैं चारों तरफ। आप हमको ये बताइए, शहर के अंदर उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का नाम बताइए जहां का सारा पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हो करके नदी में जाता हो। कहीं एक शहर का नाम बता दीजिए। आपने क्या किया भाई? एक ही शहर को कर लिए होते, चाहे बनारस को कर लेते, चाहे लखनऊ कर लेते, चाहे कानपुर कर लेते, चाहे प्रयागराज को कर लेते, एक शहर तो पूरा कर देते आप। चाहे आगरा कर लेते, चाहे मेरठ कर लेते, लेकिन आपने एक शहर को भी अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए नदी में पानी भेजने का पूरा काम नहीं किया। क्यों? प्लांट लग गया, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी जहां पर है वहां से वो पानी प्लांट तक जाने की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आपके यहाँ चल रही हैं, इसको हम ब्यौरेवार जगह जगह जाके लोगों से बात करके बताएंगे कि ये इन्होंने क्या किया 5 साल में। आप अपने से चिल्लाएं चीखें, कांग्रेस ने अगर गड़बड़ी न की होती तो आज आप सत्ता में होते, समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी न की होती तो आप सत्ता में होते। उनकी बात को, गायत्री प्रजापति जेल में रहे चाहे बाहर जाए, उससे कितने लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, उससे कितने लोगों को क्या कहते हैं बिजली मिल जाएगी। व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए, विकास की बात कीजिए, और विकास में और व्यवस्था की बात कीजिए कि आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था की है जो कि हमारे पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे हम आ गए। किसी एक चीज बताइए। नीति आयोग ने जो अध्ययन किया उसमें आप फिसड्डी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो अध्ययन किया उसमें आप फिसड्डी हैं। आप कहीं किसी जगह आप खड़े होकर बताइए कि हाँ उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर यह काम किया। लेकिन जब हमारी सरकार थी मित्र, 1986 में, 1987 में, 1988 में प्लानिंग कमीशन में उत्तर प्रदेश 3 साल लगातार नंबर 1 पे रहा है। क्यों? प्लान का जो पैसा आता था, जो विकास के लिए आता था, हम प्लान में पूरे के पूरे पैसे को उस जगह पर लगाते थे, हम कहीं उसको डाइवर्ट नहीं करते थे। उसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में उतनी चीजें मिले हम छोड़ के आए थे, उतने पावर हाउसेस छोड़ के आए थे। जो पावर हाउसेस हम छोड़ के आए थे उसके बाद कोई उतने स्टैंडर्ड का पावर हाउस आज तक बन नहीं पाया, समझे आप? वही पावर हाउस जो ओबरा की और पंकी के जो हैं वो दे रहे हैं बिजली, बाकी लोग जो है खाली असेस कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सारी हम लोगों ने ओबरा सी और अनपरा डी लगाया था। ओबरा सी और अनपरा डी, ओबरा सी और अनपरा डी, ये जान लीजिए। लेकिन ओबरा में जो नया बनाया था, अनपरा नया प्लांट अनपरा डी चालू कर, नहीं अनपरा डी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अनपरा डी का शिलान्यास किया था, श्री अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया था। अनपरा डी, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, लगाए थे, मैं क्या कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने व्यवस्थाएं की थी
उन व्यवस्थाओं के बाद जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी किसी ने की हो तो की हो, लेकिन जो मेजर इशू था वो कांग्रेस के ही द्वारा किया गया था। क्यों कि योजनाबद्ध तरीके से विकास का कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया था। हम कभी भी किसी एक चीज को लेकर नहीं चलते। हमने शिक्षा में जो प्रसार किया हमने योजनाबद्ध तरीके से किया, हमने चिकित्सा में जो प्रसार किया वो योजनाबद्ध तरीके से किया, हमने पीएससी और सीएससी की जो स्थापनाएं कराई वो योजनाबद्ध तरीके से कराई। बताइए आपने कितनी बढ़ा दी उसके अंदर, कितना हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोले, एम्बुलेंस की अच्छी चलिए अविनाश जी, पीएससी सीएससी हर जगह मैं आपकी आप बात अपने नहीं बारे कर में रहा हूं, मैं बीजेपी से बात कर रहा हूं। आप अपने बारे में भी और आप आपसे जवाब बात दीजिएगा। करना नहीं ठीक जवाब है, सब सरकार लोग अपना अपना बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड रखें तो बहुत बढ़िया बात है, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए ना। ठीक है, आप आकाश मिश्रा जी, जब उत्तर प्रदेश के चुनावों का जिक्र करते हैं, खासतौर से अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ये कह रही हैं कि मुकाबला तो उनके बीच में ही होना है, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों का तो वो जिक्र भी नहीं करते हैं। आप भले ही मुफ्त में कुछ भी देने का वादा करिए, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होगा, ये बात भी कही जाती है। ये आपका परसेप्शन है मित्र, ये आपका परसेप्शन है और उसके लिए आपको बधाई। मेरा परसेप्शन नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इन बातों को कहा जा चुका है। अखिलेश जी तो कहेंगे कि हम कहा जा चुका है कि मुकाबला इनके बीच में ही होगा। मेरा परसेप्शन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है, इसलिए आप इसको मेरे ऊपर या मेरे शब्दों के अंदर डालने की कोशिश ना करें बस। आकाश जी आपसे मेरा सवाल है। इनकी आवाज कुछ गड़बड़ा रही है। आप इनकी आवाज एकदम सुनाई नहीं दे रही है और ये मतलब फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये क्या बोल रहा है। थोड़ा सा माइक अगर आप थोड़ा पास लाके बोले। नेटवर्क इशू लग रहा है यहाँ। आकाश जी बोले। जी आप थोड़ा स्पष्ट है बोले। आवाज नहीं आ पा रही है आकाश। चलिए एक बार फिर से मैं कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आनंद जी आप जवाब दें। जी देखिए, इन्होंने आवारा पशुओं की बात की, ठीक है। हमने उत्तर प्रदेश में 5150 अस्थायी निराश्रित गोवंश आश्रय बनाए हैं, 400 गो संरक्षण केंद्र शहरी इलाकों में है और 98.34 लाख जो है अधिक से गोवंश की जो है वो टैगिंग कर दी गई है। जहां चारा और पानी के अभाव में पशु गोवंश मर रहे हैं, 26,000 गोवंश चारा और पानी के अभाव में मर रहे हैं पशु। सरकार की तरह आप लोग ध्यान दीजिए, चारा कितना है, घोटाला है चारे का आप लोग का, चारा नहीं मिल रहा है, बूचड़खानों में नहीं बेचते थे गोवंश को। तभी आपकी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट में देश को नंबर 1 बना दिया आप लोगों ने। असली गौ हत्यारे आप लोग हैं, जो लगातार जितना गोवंश हो रहा है, हत्या हो रही है। आज क्या कारण है कि आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 बना है। आप क्यों बीफ एक्सपोर्ट कराते हैं? आप लोग गाय मां को भी धोखा, गौ माता को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज सड़कों पे गौ माता मर रही है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, सड़कों से गाड़ियों से धक्के लग जा रहे हैं, आप लोग का कोई ध्यान नहीं है। केवल धोखे, केवल झूठ बात। आज सारे के सारे बूचड़ खाने आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों के नाम दर्ज है। पता था, लेकिन वो खुश होते थे कि उत्तर प्रदेश में गाय काटी जा रही है। बिल्कुल गलत बात है, गाय कटवाने का काम आप लोग करते हैं। आप तो इंसान तक को नहीं छोड़ते, आप क्या बात करेंगे? आज देश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 किसकी सरकार में बना है? अगर आप इतने हितैषी हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीफ एक्सपोर्ट पे बैन लगाइए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बीफ को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आपके जो केंद्रीय मंत्री थे रिजिजू, उन्होंने क्या कहा बीफ के बारे में। आप असम में, नॉर्थ ईस्ट में, जितने भी उधर मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, आप चलिए ठीक है, मुद्दों पर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बीफ एक्सपोर्ट तक पहुंच गए आप लोग। चलिए ठीक है, एक सेकंड आनंद जी, दोहरा चाल चरित्र चरित्र है। आप गौ माता का सम्मान करना नहीं जानते। आज कितनी गौ माताएं सड़कों पे चल रही है और आपके आश्रय में केवल घोटाला हो रहा है। चलिए एक सेकंड अविनाश जी, ठीक है। आनंद जी कोई ऐसे काम बताइए ना, 2-4 काम ऐसे बताइए, क्योंकि यहाँ सवाल बार बार उठता है और हर चर्चा में यह सवाल उठता है कि 2-4 काम आप बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी भी बताती है, कांग्रेस ने अपने जमाने की बात बता दी, आप बताइए 4.5 साल में 2-4 काम कुछ ऐसे। आप सुन लीजिए, 4.5 साल में हमने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे,
आज उनकी संख्या बढ़कर 5 होने जा रही है। कुशीनगर का एयरपोर्ट बनकर तैयार है, अयोध्या का 2022 में बन जाएगा और 2024 में जेवर एयरपोर्ट तैयार कर दिया जाएगा। ये तीन एयरपोर्ट, और जब 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होंगे तो उत्तर प्रदेश इकलौता भारत का राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश का काम किया है। बरेली में नया एयरपोर्ट शुरू किया, आगरा में नया एयरपोर्ट शुरू किया, हवाई पट्टियां बनाने का काम चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस लगभग बनके तैयार है। और जो जिस एक्सप्रेसवे की यह बात करते थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसको भी हमने पूरा करवाने का काम किया 1000 करोड़ रुपया लगाकर। मेट्रो, अखिलेश यादव ने कहा हमने मेट्रो बनाई, 28 सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, आपने चल के भी देखा था उसमें। 28 किलोमीटर मेट्रो बनाना था, 8 किलोमीटर बनाकर शुरू कर दिया। एक भी नया मेट्रो तो आप लोग चालू नहीं कर सके। कितना झूठ बोलेंगे। जेवर का एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट जमीन सपा सरकार में अधिकृत हो गई थी। आप पहले जानकारी कर लीजिए। ट्रेन तो ठीक से चला नहीं पा रहा, डबल इंजन की सरकार, ट्रेन तो चला नहीं पा रही, एयरपोर्ट की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज से आज 32 बनाया हमने। कहां खोला मेडिकल कॉलेज, आप बताइए। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ से माइनस में चली गई देश की। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को 47 जीडीपी माइनस में चली गई आपके कार्यकाल में। देश के इतिहास में पहली बार माइनस में चली गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त शासन देने का काम किया हमने। उत्तर प्रदेश में 2-2 अभी कल माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है आपकी सरकार को और आपके डीजीपी को। आप कल फटकार लगाई है बलात्कार के मामले में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आपके डीजीपी को तलब कर लिया, फटकार लगाई है, भूल गए, अभी कल का मामला है। चलिए ठीक है, आकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आकाश जी ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आकाश जी। आवाज आ रही सर? जी 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 बताइए। आकाश जी, सीधे तौर पर बार बार इस बात को कहा जाता है, खासतौर से हम लोग समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जब भी जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुकाबला तो उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच में ही है। आप वादे करते रहिए, जनता उससे कन्विंस होने वाली नहीं है। अच्छा, तो अभी बात हो रही थी परसेप्शन की। ये किसी का व्यक्तिगत परसेप्शन हो सकता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो जनता डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि जनता ने कोरोना काल में इनका मिसमैनेजमेंट भी देखा है। जनता ने यह भी देखा है कि इस तरह ऑक्सीजन की कमी में लोग त्राहिमाम कर रहे थे और गंगा में बहती हुई लाशों को देखा है। अरे भैया, बौखलाया ना करिए, आप सरकार में है, मुझे बोलने देंगे, मेरी आवाज। ठीक है आनंद जी, आप सुन लेते हैं। आकाश जी को समय नहीं मिला वैसे भी। आकाश जी नहीं, ये लोग बौखला क्यों जाते, सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है। अरे जनता की नहीं ठीक है, अपनी बात रखें। अभी बताता हूँ सारे घोटाले। ठीक है आनंद जी सुन ले आकाश जी। इस तरीके से सबने देखा कि माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिखाया कि 4-4, 5-5 गुना रेट पे खरीदे गए। कोरोना काल में भी इन लोगों ने घोटाला करने से उफ नहीं किया। किस तरीके से सुनिए, सारे कागज के साथ दिखाया, मेरे आराध्य चुनाव के नाम पर इन लोगों ने चंदा चोरी किया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए की बेची, लेकिन उसके बाद फिर ये चुप्पी मार के बैठ गए क्योंकि इनको पता था इन्होंने चोरी करी है। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, जल जीवन मिशन घोटाले में महेंद्र सिंह का नाम आया। महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं संजय सिंह पे 5000 करोड़ रुपए का घोटाला करूंगा, लेकिन फिर ठंडे मस्ते में डाल दिया क्योंकि उनको पता था 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और भाई साहब, मैं टंके की चोट पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस सीएजी की रिपोर्ट की वजह से ये आज केंद्र की सत्ता में कायद है, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने 2G और कोलगेट स्कैम किया, उसी सीएजी ने कहा कि इन्होंने धर्म के नाम पर धंधा किया है, कुंभ मेले में घोटाला कर डाला इन लोगों ने। अरे ये वो लोग हैं जो धर्म को बेचते हैं, चाहे वो कुंभ मेला हो जिसको सीएजी ने कहा कि घोटाला किया है, और चाहे ये राम मंदिर के नाम हो। इनको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए कि लोगों को लड़वा दो, लोगों को भिड़वा दो, दंगा करवा दो, और जहां जहां ये चुनाव हारते वहां दंगे करवाएंगे, बवाल करवाएंगे। एक झूठ फैलाने के लिए इन्होंने अलग से तंत्र बना रखा है, जो बीजेपी आईटी सेल है, जो जनता के हजारों करोड़ रुपए से चल रहा है, जिसका मुखिया अमित मालवीय है। आपने देखा, जरा सी कोई बात होती है तो वो इतनी दूर तक फैला दिया जाता है कि इनका झूठ सच बन जाता है और सच बोलने वालों का जो सच होता है वो झूठ साबित हो जाता है। तो ये झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, जनता देख चुकी है, अब ज्यादा मौका इनको नहीं देने वाली है। ये वही लोग हैं जब मौका पड़ता है तो कश्मीर में जाके सरकार बना लेते हैं और उसके बाद फिर यहां चले आते हैं। ये वही लोग हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों को लिख कर दिया था इन्होंने कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, हम गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं देंगे। तो इनकी बातों पे जनता क्या भरोसा करेगी, ये समय आने दीजिए। व्यक्तिगत परसेप्शन जिसको जो करना है करे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों की बात करती आई है, करती रहेगी। अगर विधायकों और सांसदों को सुविधा फ्री मिल सकती है तो जनता को देने में इनको दर्द क्यों होता है, इनको कष्ट क्यों होता है। और जहां तक इन्होंने कहा था कि दिल्ली में
इन बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। तो भाई साहब ये पहले भी चिल्ला रहे थे, जब एक बार इनकी 3 सीटें आई फिर ये चिल्लाते रहे शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। जनता ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग, और फिर ये चिल्ला रहे हैं। फिर इनको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अविनाश कुशवाहा जी, ये पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, आप कहें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला है, लेकिन सभी पार्टियां लड़ रही मजबूती के साथ में। अविनाश जी, मेरा बस 3 सवाल है और मैं चाहता हूं कि जरा धैर्य का परिचय देकर सुनिए। मेरा यह सवाल है चुनावी घोषणा पत्र के मामले, चूंकि अभी सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जनता ने भरोसा है माननीय अखिलेश यादव की बातों का, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। लैपटॉप को बांटा, एक्सप्रेसवे बनाए, तमाम विकास की योजनाएं की और समाजवादी पेंशन भी लोगों को दिया। लोगों का भरोसा है। अब मैं इनसे सवाल मेरा है 3 सवाल कि चुनाव जब 2017 का था उसके पहले राजनाथ सिंह जी ने और माननीय कौशल किशोर सिंह जी ने और स्वतंत्र देव सिंह, तीनों लोगों ने एक रैली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की थी। उसमें आकर के तीनों लोगों ने कहा कि इनका अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग 80,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनके लिए इन्होंने क्या किया? न उनकी वेतन विसंगति दूर की, न उनकी जॉब की सुरक्षा। यह भी एक वादा था, सरकार बन गई, ये भूल गए। दूसरा बहुत बड़ा वादा था केशव प्रसाद मौर्य ने भी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन लोगों से कहा कि पुरानी पेंशन हम लोग बहाल कराएंगे। आज वो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं परेशान हैं। पुरानी पेंशन के बारे में इन्होंने क्या किया? और तीसरा एक बहुत बड़ा वादा इन लोगों ने किया था, इस प्रदेश में 52,000 किसान मित्र जो है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 7 फरवरी 2017 को वहां एक सम्मेलन किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर 52,000 किसान मित्रों को बहाल किया जाएगा। एक भी वादे न किसान मित्र बहाल हुए, न पुरानी पेंशन बहाल हुई, न हमारे एनआरसीएम के संविदा कर्मी बहाल। ये पूरी की पूरी तरह से ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, न ही शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, और महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोगों का हश्र लोगों ने देखा। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना आप सबके सामने। और अभी 1 दिन पहले हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में सरकार को, डीजीपी को कैसी फटकार लगाई है, ये सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। इसलिए ये नारी सुरक्षा का बात करने के लिए आज नारी के लिए सबसे असुरक्षित और भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा कर दिया है। रोजगार नहीं है किसी के पास। कीमतों में जो लोग भाग किया करते थे चीजों को सस्ती होने के लिए, आज आप देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, सबके दाम उत्तरोत्तर बिगड़े हुई है। और भ्रष्टाचार तो इस कदर है कि गिट्टी बालू के दाम 5 गुना दाम ज्यादा है। 1500 रुपए टाली की बालू जो सोनभद्र में हुआ करती थी, बिकती थी, आज सोनभद्र की जनता 8,000 10,000 में 1 टाली 100 फीट बालू खरीदने को मोहताज है। तो जितने वादे इन्होंने किए थे एक भी पूरा नहीं किया। हमेशा केवल धार्मिक मुद्दों में उलझाना, झूठी बातें करना इनकी फितरत बन गई है। और अब तो ये लोग मानसिक संतुलन और आपा भी खो बैठ रहे हैं। क्या बात करनी, मुद्दे क्या है? अरे आप विपक्ष को सुन तो लीजिए। विपक्ष तो सरकार का आईना होता है। हम आपकी कमियों को दिखाने का काम करेंगे, आपकी गलत नीतियों को बताने का काम करेंगे जो जनता के खिलाफ है। इसलिए मैं एक शेर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा और दावा किताबी है। चलिए अविनाश जी, आप किसी बात के साथ में चर्चा भी आज यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि चुनावी मौसम आते आते अभी और चुनावी वायदों के रंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, जनता बहुत समझदार है और सोच समझ के ही वो निर्णय लेती है। और देखना यह है कि इस बार वो किनके वादों पर भरोसा करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।